फ्रेंड्स, लैडर अप पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे आम आदमी की कहानी की जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। उसका नाम था अरमान। अरमान एक साधारण व्यक्ति था जो एक कॉरपोरेट जॉब में काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी सी थी। वह अपने काम से थका हुआ महसूस करता था। उसके पास ऊर्जा की कमी थी और वह हमेशा खुद से सवाल करता था, क्या मैं अपने जीवन में सही दिशा में जा रहा हूं? एक दिन अरमान ने एक किताब के बारे में सुना जिसका नाम था ए आई परफॉर्मिंग माइंड बाय एंड्रू डी थॉमसन। यह किताब उस व्यक्ति की कहानी बताती है, अपने प्रदर्शन को ऊंचाई पर ले जाता है। अरमान को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर यह किताब क्या सिखाती है, और उसने इसे पढ़ना शुरू किया। मेंटल बैरियर्स का सामना जैसे जैसे अरमान पढ़ता गया, उसने सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी बाधाएं उसकी अपनी सोच में छिपी होती है। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को खुद सीमित कर लेते हैं। एंड्रयू थॉमसन बताते हैं कि हमारे दिमाग में कई मेंटल बैरियर्स, मानसिक बाधाएं होती हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। अरमान ने सोचा, क्या मैं भी इन्हीं बाधाओं के कारण पीछे रह गया हूं? थॉमसन की किताब में एक कहानी दी गई थी। एक युवा एथलीट का उदाहरण लिया गया जिसने खुद को हमेशा अच्छा लेकिन बेहतरीन नहीं समझा। उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोच बदली और अपने आप को ऊंचा मानना शुरू किया, उसके प्रदर्शन में चमत्कारी सुधार हुआ। अरमान को यह कहानी सुनकर अपने बचपन की याद आई। वह भी स्कूल में अच्छा छात्र था, लेकिन वह हमेशा टॉप करने वाले बच्चों से खुद को कम समझता था। उसे समझ आया कि यह खुद पर लगे लेबल्स ही थे जो उसकी सफलता की राह में बाधा बने रहे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की जरूरत थॉमसन ने कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी सुझाई थी जो दिमागी बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती थी। एक अभ्यास में लिखा था, हर सुबह उठकर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को याद करो और खुद से कहो कि मैं कर सकता हूं। अरमान ने इसे अपनाने की ठान ली। उसने अपने लिए एक डायरी खरीदी और रोजाना अपनी प्रगति को लिखने लगा। पहले कुछ दिनों में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी है। एनर्जी मैनेजमेंट की अहमियत किताब में एक और महत्वपूर्ण अध्याय था, एनर्जी मैनेजमेंट। थॉमसन बताते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सिर्फ काम करने की गति से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के सही उपयोग से आती है। अरमान ने महसूस किया कि वह अक्सर थकान महसूस करता था क्योंकि वह बिना रुके काम करता रहता था। उसे यह समझ आया कि ऊर्जा को बचाकर और सही समय पर इस्तेमाल करके वह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। थॉमसन का सुझाव था कि अपने दिन को छोटे छोटे सत्रों में बांटें और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें। अरमान ने यह अभ्यास अपने काम में अपनाया। उसने देखा कि पहले जहां वह पूरे दिन एक ही तरह से काम करता था, अब वह हर 45 मिनट बाद 5-10 मिनट का आराम लेता था, जिससे उसका मन तरोताजा रहता था और उसका काम बेहतर तरीके से होता था। एग्जाम्पल, एक छोटी जीत का अनुभव। एक दिन जब अरमान ने अपने नए रूटीन को अपनाया, उसने एक प्रोजेक्ट को समय से पहले ही खत्म कर दिया। उसके बॉस ने उसकी तारीफ की और टीम के सामने उसकी सराहना की। यह उसके लिए एक छोटी जीत थी, लेकिन इसने उसके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया। उसने महसूस किया कि मेंटल बैरियर्स को तोड़कर और अपनी ऊर्जा को सही से प्रबंधित करके वह कुछ भी कर सकता है। इस पहले भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अरमान ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पहला कदम उठाया। उसने समझा कि असली शक्ति हमारी मानसिकता में होती है, और हमने यह भी जाना कि एनर्जी मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अरमान और भी गहराई में जाकर अपनी सोच को और सुधारता है और हाई परफॉर्मिंग माइंड की ओर कदम बढ़ाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? सोच को बदलने की ताकत। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अरमान ने हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब से प्रेरित होकर अपनी मानसिकता और ऊर्जा प्रबंधन पर काम करना शुरू किया। अब वह जान चुका था कि सोच को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह बदलाव ही असली सफलता की कुंजी है। आज हम देखेंगे कि कैसे अरमान अपनी सोच को और गहराई में जाकर सुधारता है। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का जादू थॉमसन ने अपनी किताब में बताया था कि मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि हम हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहें और अपनी भावनाओं और सोच को समझें। अरमान ने इस पर काम करना शुरू किया। पहले तो उसे यह काम थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि उसके विचार अक्सर भटक जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान देना सीखा। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान अरमान का ध्यान भटक गया। वह सोचने लगा,
क्या मैं इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाऊंगा? तभी उसने खुद को सचेत किया और गहरी सांस लेकर अपने दिमाग को वर्तमान में वापस लाया। उसने महसूस किया कि ऐसा करने से वह पहले से अधिक फोकस्ड और शांत था। थॉमसन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, वो कुंजी है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने की क्षमता देती है। अरमान ने अपनी सोच को समझने और सुधारने के लिए एक नई आदत डाली। हर शाम को वह 10 मिनट के लिए शांत बैठकर अपने पूरे दिन के विचारों का अवलोकन करता। इससे उसे पता चलता कि कौन से विचार उसके लिए सकारात्मक थे और कौन से नकारात्मक। सेल्फ टॉक की ताकत किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि हम जो बातें अपने आप से करते हैं उनका सीधा असर हमारे प्रदर्शन पर पड़ता है। इसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मुझसे यह नहीं होगा। लेकिन थॉमसन ने बताया कि अगर हम अपने आप से सकारात्मक और उत्साहवर्धक बातें करें तो हमारा दिमाग उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। अरमान ने इस पर काम करना शुरू किया। जब भी उसे लगता कि वह किसी काम में असफल हो सकता है, वह खुद से कहता, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास इसे पूरा करने की काबिलियत है। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन की तैयारी एक उदाहरण लेते हैं। अरमान को एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी जिसे लेकर वह पहले से ही नर्वस था, लेकिन इस बार उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद से कहा, मैंने इसकी अच्छी तैयारी की है और मुझे अपने आप पर भरोसा है। उस दिन जब वह प्रेजेंटेशन देने खड़ा हुआ, उसने खुद को शांत और आत्मविश्वासी पाया। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी प्रभावशाली रही कि उसके कलीग्स ने उसकी खूब तारीफ की। चैलेंजेस को एक मौका समझना थॉमसन की किताब में एक और अहम बात थी कि एक हाई परफॉर्मिंग माइंड हमेशा चैलेंजेस को एक मौके के रूप में देखता है, न कि किसी रुकावट के तौर पर। अरमान ने इसे अपनाने की ठानी। जब भी ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता, वह उसे एक सीखने का मौका समझता। एक बार उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसे पूरा करने के लिए उसे एक नई स्किल सीखनी थी। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर उसने किताब की सीख याद की। उसने खुद से कहा, यह एक मौका है कुछ नया सीखने का, मैं इसे करके दिखाऊंगा। उसने मेहनत की, इंटरनेट पर रिसर्च की और अपने सीनियर्स से मदद ली। आखिरकार उसने प्रोजेक्ट को न सिर्फ पूरा किया बल्कि अपनी टीम में उसकी सराहना भी हुई। विजुअलाइजेशन का असर, थॉमसन ने विजुअलाइजेशन की शक्ति पर भी जोर दिया था। इसका मतलब होता है कि आप अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बना ले जैसे कि वह हकीकत हो। अरमान ने हर सुबह कुछ मिनट निकाले और अपनी सफलता की तस्वीर को अपने दिमाग में बैठाया। उसने खुद को देखा कि वह खुश और संतुष्ट है, अपने काम में सफल है और अपने जीवन से संतोष महसूस कर रहा है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे माइंडफुलनेस, सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन ने अरमान की सोच को और मजबूत किया। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे वह अपने समय को बेहतर प्रबंधित करता है और अपने जीवन में एक नई रफ्तार लाता है। वक्त का सही इस्तेमाल और प्रोडक्टिविटी रहा। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अरमान ने अपनी सोच और आत्म जागरूकता को बेहतर बनाया। अब बारी थी अपने समय का सही उपयोग करने और प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाने की। थॉमसन की किताब हाई परफॉर्मिंग माइंड में के भाग में हम देखेंगे कि अरमान ने किस तरह से इन सीखों को अपनाया और अपने दिनचर्या को एक नया आकार दिया। वक्त का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत। थॉमसन के अनुसार एक हाई परफॉर्मिंग माइंड के लिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। बिना समय के सही प्रबंधन के हमारी मेहनत का सही नतीजा मिलना मुश्किल हो जाता है। अरमान के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। पहले वह अक्सर मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की कोशिश करता था, लेकिन इससे उसका ध्यान बढ़ता और वह किसी भी काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता था। एग्जाम्पल, मल्टीटास्किंग का असर। एक दिन अरमान एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसी समय उसे एक ईमेल आया और उसने बीच में ही अपना ध्यान उस ओर कर लिया। नतीजा यह हुआ कि ना तो वह प्रोजेक्ट सही से कर पाया और न ही ईमेल का जवाब ठीक से दे सका। थॉमसन ने बताया था कि मल्टीटास्किंग अक्सर हमारे काम को बिगाड़ देती है, क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरह से एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। इस अनुभव के बाद अरमान ने सिंगल टास्किंग, एक समय पर एक काम का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने कामों को प्राथमिकता दी और एक एक करके उन्हें पूरा करने का नियम बनाया। टाइम ब्लॉकिंग, समय की शुरुआत। थॉमसन ने
इसका मतलब होता है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे खंडों में बांट दें और हर खंड के लिए एक विशेष काम तय करें। अरमान ने अपने दिन को ऐसे समय खंडों में बांटा कि उसे हर काम के लिए पर्याप्त समय मिले। सुबह का समय उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए तय किया ताकि वह सबसे ताजगी भरे समय में सबसे कठिन काम कर सके। एग्जाम्पल, शेड्यूल का नया तरीका अरमान ने अपने सुबह के पहले घंटे वो सबसे मुश्किल काम के लिए रखा। यह वही समय था जब वो सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करता था। जैसे जैसे उसने यह नई आदत अपनाई, उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है। उसने शाम का समय ईमेल्स और छोटे छोटे कामों के लिए रखा जो कम ध्यान की मांग करते थे। पोमोडोरो टेक्निक का जिक्र था। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक अरमान के लिए वरदान साबित हुई। उसने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया और देखा कि वह बिना थके अधिक काम कर पा रहा है। अरमान ने 25 मिनट के काम के बाद एक छोटा ब्रेक लिया जिसमें वह गहरी सांसें लेता और खुद को रिलैक्स करता। इससे उसकी थकान कम होती और अगले 25 मिनट के लिए वह फिर से तैयार रहता। स्ट्रेस का समाधान छोटे ब्रेक्स और रिलैक्सेशन। टॉमसन ने लिखा कि एक हाई परफॉर्मिंग माइंड ना सिर्फ काम को सही तरह से करता है बल्कि वह अपने दिमाग को आराम देना भी जानता है। अरमान ने इस सीख को अपनाया। हर 2 घंटे के बाद वह अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेता, टहलने जाता या हल्का स्ट्रेचिंग करता। इससे उसे ताजगी मिलती और वह अगले काम के लिए एनर्जाइज्ड महसूस करता। कैसे अमन की जिंदगी बदली। धीरे धीरे अरमान ने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। वह पहले की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड रहने लगा। उसने देखा कि समय का सही इस्तेमाल करने से न सिर्फ उसका काम बेहतर हो रहा था बल्कि वह अपने निजी जीवन में भी संतुलन महसूस कर रहा था। टॉमसन की यह सीख कि समय को छोटे खंडों में बांटकर काम करना और बीच बीच में ब्रेक लेना सचमुच अरमान के लिए गेम चेंजर साबित हुई। आज के भाग में हमने देखा कि कैसे समय का सही उपयोग और सिंगल टास्किंग ने अरमान की उत्पादकता को बढ़ाया। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उसने अपनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए और जीवन में इनोवेशन, नवाचार को अपनाया। क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सफर तो दोस्तों पिछली बार हमने देखा कि अरमान ने कैसे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के जरिए अपनी जिंदगी में सुधार लाया। अब हम टॉमसन की किताब हिस्सा जानेंगे जिसमें क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और इनोवेशन यानी नवाचार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होती है। अरमान ने अपनी सोच को किस तरह से बदला और नए आइडियाज को अपनाया, ये जानना बड़ा रोचक होगा। क्रिएटिविटी, अंदर की आवाज को सुनना। टॉमसन के अनुसार एक हाई परफॉर्मिंग माइंड की खासियत यह होती है कि वो अपने क्रिएटिविटी के सोर्स को पहचानता है और उसे नर्चर करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता कुछ खास लोगों की देन होती है, लेकिन टॉमसन ने साबित किया कि सही माइंडसेट और हैबिट से कोई भी रचनात्मक बन सकता है। अरमान के लिए भी यही चुनौती थी। वो अपनी पुरानी तंग सोच को तोड़कर नए आइडियाज को अपनाना चाहता था। नई सोच का पहला कदम एक दिन अरमान ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने काम में इनोवेटिव आइडियाज जोड़ पा रहा हूं? जवाब था नहीं। टॉमसन ने कहा था कि क्रिएटिविटी का पहला कदम है ओपन माइंडेडनेस यानी खुले दिमाग से सोचना। अरमान ने अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ठानी और नई चीजों को आजमाने लगा, जैसे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना और नए लोगों से बातचीत करना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक अनोखा किरदार। टॉमसन ने एक टेक्निक का जिक्र किया जिसे वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के तरीके से हटकर कुछ नया सोचता है। अरमान ने इस तकनीक को अपनाने के लिए रोज एक ऐसा काम करना शुरू किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। एक बार उसने अपने ऑफिस में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा जहां हर किसी को एनकरेज किया कि वे अपने अजीब से अजीब आइडियाज साझा करें। शुरुआत में लोगों को हेजिटेशन हुई, लेकिन धीरे धीरे आइडियाज की बौछार होने लगी। इस सेशन से अरमान ने सीखा कि जब तक आप लोगों को खुलकर सोचने की आजादी नहीं देंगे तब तक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना मुश्किल है। थॉमसन की सलाह। इनोवेशन की शुरुआत। थॉमसन का मानना था कि इनोवेशन सिर्फ नए आइडिया सोचने में नहीं बल्कि उन्हें लागू करने में होता है। अरमान ने सीखा कि अगर आप अपने नए विचारों को असलियत में नहीं बदलते तो वे बेकार है। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आइडियाज का उपयोग किया। शुरुआत में उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके नए तरीके से टीम में एक्साइटमेंट और कमिटमेंट बढ़ गई है। एग्जाम्पल, नए प्रोजेक्ट में कामयाबी। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसके नतीजे उम्मीद से भी बेहतर आए। क्लाइंट्स ने अरमान के इनोवेटिव अप्रोच की तारीफ की और उसकी कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिले। यह उसके लिए एक बड़ा वैलिडेशन था कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सही इस्तेमाल कितना कारगर साबित हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। फोकस का महत्व क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। थॉमसन ने अपनी किताब में लिखा था कि हम जितना ज्यादा एक्सटर्नल इनपुट्स यानी बाहरी चीजों से खुद को घेरते हैं, उतना ही हमारी ओरिजिनलिटी दब जाती है। अरमान ने इस सीख को अपनाकर अपनी डिजिटल हैबिट्स में बदलाव लाया। उसने सोशल मीडिया पर बिताने वाले समय को कम किया और खुद को प्रोडक्टिव चीजों में लगाया, जैसे किताबें पढ़ना और नए स्किल्स सीखना। रूटीन को मिक्स करना। न्यू स्टिमुली की जरूरत। थॉमसन का एक और विचार था कि रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। अरमान ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने काम के तरीके में बदलाव किया, जैसे नए लोगों से मिलना, अलग अलग जगहों पर जाकर काम करना और नए हॉबीज को अपना। बदलाव ने उसके दिमाग को नई ऊर्जा दी और उसकी सोच को और भी रचनात्मक बना दिया। आज हमने जाना कि कैसे अरमान ने थॉमसन की किताब से रचनात्मकता और नवाचार को अपनाया और उसे अपने काम और जीवन में शामिल किया। अगले भाग में हम देखेंगे कि उसने अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे बेहतर बनाया और कैसे सहानुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में थोड़ी रचनात्मकता जोड़ने के लिए तैयार हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति की ताकत। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे अरमान ने उत्पादकता और रचनात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। थॉमसन की किताब ए हाई परफॉर्मिंग माइंड से सीखी गई बातें अरमान की पेशेवर विकास का बन गई। अब हम किताब के उस हिस्से पर नजर डालेंगे जो एक उच्च प्रदर्शन करने वाले मन की एक और खासियत, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, को उजागर करता है। ये वो ताकत है जो न सिर्फ आपकी सफलता बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अपने जज्बात को समझना। थॉमसन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसी कौशल है जो आपके व्यक्तित्व और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह आपके जज्बात को पहचानने, समझने और सही तरीके से चैनलाइज करने की क्षमता है। अरमान ने भी महसूस किया कि केवल तार्किक सोच ही काफी नहीं होती, उसे अपनी भावनाओं को समझने और दूसरों की भावनाओं को भी समझने की जरूरत थी। उदाहरण, ऑफिस में एक मुश्किल दिन। एक दिन अरमान के ऑफिस में एक बड़ी परेशानी आ गई। एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट देरी हो गया और क्लाइंट बहुत नाराज था। टीम के कुछ सदस्यों के बीच तनाव बढ़ गया और माहौल खराब हो गया। थॉमसन की सलाह याद करते हुए अरमान ने गुस्सा और तनाव में बहने के बजाय एक गहरी सांस ली और शांतिपूर्वक स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने सबसे पहले अपनी टीम के साथ सहानुभूति दिखाई, उनके तनाव को समझा और फिर क्लाइंट के साथ संचार को सुधारने की कोशिश की। सहानुभूति की शक्ति, रिश्तों में गहराई। थॉमसन की किताब बताती है कि सहानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक मुख्य हिस्सा है। सहानुभूति का मतलब है कि आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकें और उनकी स्थिति को महसूस कर सकें। अरमान ने धीरे धीरे सहानुभूति को अपनी नेतृत्व शैली का हिस्सा बना लिया। उसने अपनी टीम समस्याओं को समझना शुरू किया। उदाहरण, टीम मीटिंग्स में नया दृष्टिकोण। अरमान ने अपनी साप्ताहिक टीम मीटिंग्स में एक नया बदलाव किया। अब ये मीटिंग सिर्फ अपडेट देने के लिए नहीं होती थी, बल्कि वो हर सदस्य की चुनौतियों और उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए होती थी। ये बदलाव टीम में सकारात्मकता और विश्वास लाने में मददगार साबित हुआ। एक बार जब एक जूनियर कर्मचारी ने अपनी व्यक्तिगत समस्या साझा की और अरमान ने उसे समझते हुए समर्थन किया, तो पूरी टीम में अरमान की इज्जत और बढ़ गई। स्वनियमन, जज्बातों को काबू में रखना। थॉमसन का कहना था कि एक उच्च प्रदर्शन करने वाले मन को अपने जज्बातों को नियंत्रित करना आना चाहिए। गुस्सा, नाराजगी या किसी भी तरह के तीव्र जज्बात में बहने के बजाय अरमान ने सीखा कि अपनी भावनाओं को काबू में रखना एक कला है। उसने ध्यान और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाई ताकि वो अपने मानसिक स्थिति को स्थिर रख सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पेशेवर फायदा। यही का सीधा असर अरमान के काम पर भी पड़ा। जब उसने सहानुभूति और बेहतर भावनात्मक नियंत्रण के साथ अपने काम को संभाला तो क्लाइंट रिश्ते बेहतर हो गए,
उसे समझ आया कि लोग सिर्फ व्यापारिक सौदों के लिए नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े मानव तत्वों के लिए भी मूल्य करते हैं। एक बार एक क्लाइंट ने कहा, अरमान, आप सिर्फ व्यापार नहीं, रिश्ते भी बनाते हैं। थॉमसन की सलाह जज्बातों की जर्नलिंग कहा जाता है। इसमें हर दिन आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं और विश्लेषण करते हैं कि कौन सी भावनाएं आपको उत्पादक बनाती हैं और कौन सी भावनाएं आपको पीछे खींचती हैं। अरमान ने भी इस तकनीक को अपनाया और पाया कि ये उसे अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने में मददगार साबित हुई। आज हमने देखा कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी ने अरमान के जीवन में एक नई रोशनी लाई। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अरमान ने रेजिलियंस यानी मुश्किलों में भी धैर्य बनाए रखने की कला सीखी और इसे अपने जीवन में लागू किया। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए तैयार है? दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि कैसे अरमान ने इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी को अपनाकर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नए आयाम जोड़े। थॉमसन की किताब ए हाई परफॉर्मिंग माइंड में एक और बहुत जरूरी पहलू का जिक्र है, रेसिलियंस यानी मुश्किलों में धैर्य बनाए रखना। ये वो गुण है जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए भी टूटने नहीं देता। रेसिलियंस जीत की अधूरी कहानी। थॉमसन के अनुसार रेसिलियंस का मतलब सिर्फ किसी मुश्किल से उबरना नहीं बल्कि उस मुश्किल से सीख लेकर और भी मजबूत बनकर उभरना होता है। अरमान ने अपने करियर में कई बार फेलियर्स देखे थे, लेकिन थॉमसन की सीख ने उसे सिखाया इन फेलियर्स का सामना कैसे किया जाए। एग्जाम्पल, एक बड़ा सेटबैक। एक दिन अरमान को एक बड़े प्रोजेक्ट में सेटबैक का सामना करना पड़ा। यह प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कुछ अनफोर्सीन चैलेंजेस की वजह से उसे क्लाइंट से नेगेटिव फीडबैक मिला। टीम का मोराल गिर गया और अरमान खुद भी हिम्मत हारने की कगार पर था। यहीं पर उसने थॉमसन की सलाह को याद किया। Resilience is about avoiding failure. It's about learning and adapting. Mindset shift. मुश्किल वक्त में सीखना। थॉमसन ने किताब में लिखा था कि रेसिलियंस का पहला कदम होता है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना। मुश्किल को पनिशमेंट के तौर पर देखने के बजाय उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझे। अरमान ने भी ऐसा ही किया। उसने सेटबैक के बाद अपने टीम के साथ बैठकर पोस्टमार्टम किया और समझा कि गलती कहाँ हुई। उसने अपनी टीम के हर मेंबर को एनकरेज किया कि वो ओपनली अपनी राय रखें और मिस्टेक्स से सीखें। इससे न सिर्फ प्रॉब्लम एरियाज की पहचान हुई बल्कि टीम में यूनिटी भी बढ़ी। सपोर्ट सिस्टम का महत्व थॉमसन ने बताया था कि रेसिलियंस में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। अरमान ने अपने दोस्तों और मेंटोर से सलाह ली और उन्हें अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया। दोस्तों ने उसे समझाया कि सेटबैक्स टेम्परेरी होते हैं और हर सेटबैक में एक हिडन सीख होती है। इस सपोर्ट ने अरमान को इमोशनली मजबूत बनाए रखा। प्रैक्टिकल स्टेप्स। रेजिलियंस की प्रैक्टिस। थॉमसन ने रेजिलियंस बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए थे। 1. रिफ्लेक्ट एंड अडैप्ट। अरमान ने हर सेटबैक के बाद रिफ्लेक्शन को अपनी आदत बना लिया। वो खुद से सवाल करता, मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। 2. स्टे फिजिकली एक्टिव। रेजिलियंस सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी निर्भर करती है। अरमान ने थॉमसन की सलाह पर ध्यान दिया और अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल किया। टी. मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मुश्किल वक्त में पॉजिटिव रहना आसान नहीं होता, लेकिन यही रेजिलियंस की पहचान होती है। अरमान ने अपने काम में पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। एग्जाम्पल, पॉजिटिव एटीट्यूड का कमाल कुछ महीनों बाद जब एक और बड़ा प्रोजेक्ट आया तो अरमान ने अपनी सीखी हुई बातों को लागू किया। उसकी टीम ने पूरे जोश के साथ प्रोजेक्ट को शुरू किया और इस बार उसने पहले से सीखी गई गलतियों का ध्यान रखा। नतीजा यह हुआ कि इस प्रोजेक्ट ने उसे और उसकी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। अरमान ने समझा कि असली जीत उसी की होती है जो हार के बाद उठ खड़ा। रेजिलियंस से लाइफ में बैलेंस। थॉमसन के अनुसार रेजिलियंस सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी मददगार होती है। अरमान ने यह बात तब महसूस की जब उसने अपने पर्सनल चैलेंजेस का सामना भी उसी समझदारी और हिम्मत से किया जिससे उसने अपने कैरियर में किया था। आज हमने सीखा कि रेसिलियंस यानी मुश्किलों में धैर्य कैसे इंसान को न सिर्फ मुश्किलों से उबरने बल्कि उनसे बेहतर बनकर उभरने में मदद करता। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि कैसे अरमान ने अपनी सीखों को एक मजबूत बैलेंस्ड लाइफ में बदला और थॉमसन की किताब के सभी इंसाइट्स को अपने जीवन में अपनाया। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में रेजिलियंस को अपनाने के लिए तैयार हैं? ए बैलेंस्ड लाइफ की ओर सफर दोस्तों,
अब तक हमने देखा कि कैसे अरमान ने हाई परफॉर्मिंग माइंड की सीखों को अपनाकर अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बदलाव किए। थॉमसन की किताब का आखिरी और सबसे अहम लेसन यह है कि एक हाई परफॉर्मिंग माइंड का मतलब सिर्फ काम में एक्सेलेंस पाना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में बैलेंस और खुशी को भी पाना होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे अरमान ने अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए इन लर्निंग्स को इस्तेमाल किया। बैलेंस का मतलब क्या है? थॉमसन के अनुसार एक बैलेंस्ड लाइफ का मतलब है कि आपके काम और पर्सनल इंटरेस्ट्स के बीच एक सही तालमेल हो। इसका मतलब है कि ना आप काम में इतने डूब जाएं कि अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाएं, और ना ही रिलैक्सेशन में इतना खो जाएं कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए। अरमान ने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभालना शुरू किया तो उसने देखा कि वो खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा था। उसकी दिन रात की मेहनत ने उसके रिश्तों और पर्सनल हैप्पीनेस पर असर डाला। थॉमसन ने अपनी किताब में इसे वर्क लाइफ हार्मनी का नाम दिया है, जिसमें एक इंसान अपने काम और पर्सनल इंटरेस्ट्स में सामंजस्य बिठा सके। एग्जाम्पल, वीकेंड रूटीन का नया तरीका। अरमान ने थॉमसन की सलाह मानी और अपने वीकेंड्स के लिए एक नया रूटीन बनाया। अब वो हर वीकेंड अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता, कोई नई एक्टिविटी करता, जैसे हाइकिंग या फोटोग्राफी। उसने देखा कि जब वो मंडे को काम पर वापस लौटता तो वो और भी फ्रेश और मोटिवेटेड महसूस करता। इस बदलाव ने उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ा दिया। पर्सनल टाइम की अहमियत थॉमसन की किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू था, अपने लिए समय निकालना। एक हाई परफॉर्मिंग माइंड को रिचार्ज करने के लिए पर्सनल टाइम बहुत जरूरी होता है। अरमान ने अपनी डेली रूटीन में मे टाइम शामिल किया, जिसमें वो मेडिटेशन करता, किताबें पढ़ता या बस कुछ पीसफुल समय बिताता। इससे उसकी क्रिएटिविटी और सोचने की शक्ति बढ़ी। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, रिश्ती जो खुशियां बदाइन। थॉमसन ने रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया। उसने कहा कि एक हाई परफॉर्मिंग माइंड का मतलब है कि आप अपनी सक्सेस के साथ अपने रिश्तों को भी नर्चर करें। अरमान ने अपने परिवार के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने की कोशिश की। उसने अपनी माँ और बहन के साथ लंच का टाइम फिक्स किया और अपने दोस्तों के साथ मंथली गेट टुगेदर शुरू किए। इन रिश्तों ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया और उसकी खुशी बढ़ाई। एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप्स का नया चैप्टर। एक बार जब अरमान एक बड़े प्रोजेक्ट में बिजी था तो उसके दोस्त ने उसे याद दिलाया कि वो लंबे समय से दोस्तों से नहीं मिला। अरमान ने अपने स्केड्यूल में थोड़ा बदलाव किया और वीकेंड पर दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बनाया। उस समय स्पेंट ने उसकी सारी थकान मिटा दी और उसे याद दिलाया कि खुशियों के ये छोटे छोटे पल भी उसकी लाइफ का हिस्सा है। ए बैलेंस्ड माइंड से ओवरऑल सक्सेस। थॉमसन ने इस बात पर जोर दिया कि जब इंसान एक बैलेंस्ड माइंड के साथ काम करता है तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अपने पीक पर होती है। अरमान ने जब वर्क लाइफ बैलेंस को अपनाया तो उसने महसूस किया कि उसकी हेल्थ भी बेहतर हुई और उसका माइंड भी क्लियर रहा। उसने देखा कि अब वो मुश्किल सिचुएशंस को कामली हैंडल कर सकता है और अपनी टीम को भी मोटिवेट कर सकता है। थॉमसन की फाइनल एडवाइस, थॉमसन की आखिरी सलाह थी, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग द बेस्ट इन योर फील्ड, इट्स अबाउट लिविंग अ लाइफ दैट यू डोंट नीड अ वेकेशन फ्रॉम। इसने अरमान को यह सिखाया कि एक हाई परफॉर्मिंग माइंड को नर्चर करने का मतलब यह भी है कि आप अपनी लाइफ को पूरे मन से जिए। आज हमने जाना कि कैसे अरमान ने थॉमसन की किताब ये हाई परफॉर्मिंग माइंड की सीखों को अपनी जिंदगी में अपनाया और उसे न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी सफल बनाया। एक सच्ची सक्सेस वही होती है जब इंसान खुद को कामयाब और खुश दोनों महसूस कर सके। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए।